स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी। कक्षा 10वीं में अभी हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत हमने पूर्व में 5 कक्षाओं का अध्ययन कर लिया है। आज हम 6ठी कक्षा में मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करने से पहले हम यह जान लें कि जब हमने केंद्र सरकार का अध्ययन किया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री की जो स्थिति थी, केंद्र के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की स्थिति थी वही स्थिति हमारी राज्यों में मुख्यमंत्री की है। तो यहाँ पर हम मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 163 में तो कहा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य की राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो यानी कि मुख्यमंत्री क्या है, हमारा नियुक्त है। ध्यान में रहेगा सभी को। अब हम ये देखें कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो करता है, पर किसको बनाएगा वो मुख्यमंत्री। इसका अध्ययन करने के लिए हमने पहले भी ध्यान दिया है कि केंद्र के अंतर्गत जब संसद के चुनाव होते हैं और राज्यों के अंतर्गत विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में जो बहुमत दल का नेता होता है, या यूँ कहें जिसको बहुमत मिल जाता है, उस दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री और केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है ना। पहली बात मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है ना, यह स्थिति है हमारे मुख्यमंत्री की। कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विधानसभा के बहुमत दल का जो नेता होगा वह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो मुख्यमंत्री होगा मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ठीक है ना। जब हमने मंत्री परिषद का गठन पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि भाई मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो इसी तरह हमने देख लिया कि जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की ही सलाह से मंत्री परिषद का गठन होता है। अतः मंत्री परिषद का प्रधान कौन हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। तो यह हमारा मुख्यमंत्री है। आप सभी मुख्यमंत्री के बारे में इतनी बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। एक कंडीशन और होती है कि मान लो बहुमत किसी को नहीं मिलता है, तब क्या होता है, तब यहाँ राज्यपाल अपने स्वविवेकी शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है ना। राज्यपाल बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में क्या करता है, अपनी स्वविवेकी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री निर्वाचित कर देता है। फिर उसको अपना गठबंधन करके या जैसे भी बहुमत जो है अपनी मेजॉरिटी दिखानी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के पास पहला ऑप्शन था बहुमत दल के नेता को नियुक्त कर दे, और दूसरा यदि किसी भी दल को बहुमत न मिले तो यहाँ राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्ति का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में देख लिया है। इसकी योग्यताओं को अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि जो हमारे विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं हैं वही हमारे प्रधानमंत्री की
मुख्यमंत्री की योग्यताएं भी है, क्योंकि जब यह निर्वाचित हो रहा है तब यह केवल विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, इसलिए इसकी अलग से कोई योग्यताएं नहीं होती है। अब हम विस्तार से इसके कार्यों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसके कार्यों को देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे कार्य क्या होंगे, जो कार्य केंद्र के अंतर्गत हमारा प्रधानमंत्री करता था वही कार्य राज्यों के अंतर्गत हमारा मुख्यमंत्री करता है। तो मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम काम क्या हो गया, मंत्रिपरिषद का गठन करना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कि क्या करेगा यह मंत्रिपरिषद के गठन में। निश्चित रूप से अपने दल के जो योग्य नेता होंगे उनकी नियुक्ति विभिन्न विभागों के लिए करवाएगा, उन्हें अपने अपने विभाग अलॉट करेगा ताकि वो उस क्षेत्र में विकास कर सकें, कार्य कर सकें, ठीक है ना। तो यह मंत्रिपरिषद का क्या करता है, गठन करता है, और इसी के परामर्श से जो राज्यपाल होता है वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्तियां करता है। इसके बाद इन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में कार्यों या यूं कहें विभागों का बंटवारा करता है, ठीक है ना। और यदि आवश्यकता पड़ जाए सरकार के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले तो परिवर्तन भी यह कर सकता है, ठीक है ना। किसी कारणवश कोई आवश्यकता पड़ जाए तो इनके विभागों में परिवर्तन भी ये कर सकता है, और इनके अंदर विभागों का बंटवारा भी हमारा क्या करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने इनके अंदर मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया, विभागों का बंटवारा कर दिया। अब जब भी बैठक होती है तो मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। कैसे, बैठक के अंतर्गत किन विषयों पर चर्चा होगी, किस क्रम में चर्चा होगी, एक दिन में कितने बिंदुओं पर चर्चा होगी, इन सब का निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाता है, और मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार ही संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वह कार्य करता है, ठीक है ना। चौथा इसका कार्य जो था, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री के कार्यों में भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या कर रहा था, अपनी केंद्र के अंतर्गत ये सारे कार्य कर रहा था, और राज्यों के अंतर्गत ये काम कौन कर रहा है, हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है। केंद्र के अंतर्गत हमने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा था, 74, और राज्यों के अंतर्गत हमने मुख्यमंत्री का अनुच्छेद कौन सा पढ़ा है, 164। तो इनको भी आप थोड़ा सा आपस में कंपैरेटिवली याद करेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे तो हमको आगे भूलने में, मतलब आगे हम भूलेंगे नहीं, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा काम जो इसका था वो हो गया मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन। चौथा ये क्या करता है कि विभिन्न विभागों के बीच की कड़ी का काम करता है। जैसे मान लो रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के कार्यों के बीच में किसी न किसी प्रकार की आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं इनको आपस में एक दूसरे से सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच, या यूँ कहें शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करने का कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर दोनों ही विभागों के प्रतिनिधि क्या करेंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे अपनी समस्या के बारे में, और मुख्यमंत्री उन दोनों के बीच में कड़ी का काम करेगा और उन दोनों के बीच एक मीडिएटर बन करके दोनों को एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा, या उनके आपस के कामों को आपस में बांट देगा कि भाई आप इस तरह के ये कार्य इनके सहयोग कर दीजिए, आप इनके ये कार्य सहयोग कर दीजिए, जो भी होता है मैटर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उनके बीच में समन्वय करने का कार्य जो है वो करता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी का काम भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य सीधा राज्यपाल के संपर्क में नहीं आता है। यहाँ पर उन्हें यदि अपना कोई कार्य राज्यपाल तक पहुँचाना है, कोई सूचना उनको देनी है, तो वो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे, मुख्यमंत्री पर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है, या यूँ कहें इन दोनों के बीच भी एक मीडिएटर के रूप में हमारा मुख्यमंत्री कार्य करता है।
राज्यपाल अपने किसी भी कार्य को करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेता है और मुख्यमंत्री जाकर के अपने मंत्री परिषद के सामने उपरोक्त तथ्य को रखता है और फिर अपने मंत्री परिषद की सलाह को स्वयं ग्रहण करता है और उस सलाह को लेकर के वह राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल को वह सलाह देता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल और मंत्री परिषद दोनों के बीच की कड़ी का कार्य भी हमारा मुख्यमंत्री करता है। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य जो इसका होता है वह होता है कि यह विधानसभा के नेता के रूप में भी काम करता है। जब तक विधानसभा का नेता स्ट्रांग होगा, विधानसभा के नेता के द्वारा अपने दल का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसकी लोकप्रियता पर दल की लोकप्रियता निर्भर करती है। कई बार तो चुनावों से पहले भी विधानसभा का दल अपने नेता के रूप में एक व्यक्ति विशेष को चिन्हित कर देता है, उसके नाम पर ही पूरा चुनाव हो जाता है और उसी के नाम पर पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो मुख्यमंत्री है यह अपनी कार्यों के अंतर्गत सबसे पहले मंत्री परिषद का गठन करेगा, फिर उनके कार्यों और विभागों का बंटवारा करेगा, आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन करेगा, इनके कार्यों का संचालन करेगा, विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय करेगा और मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में भी समन्वय का कार्य करेगा। इसके अलावा वह विधानसभा के नेता के रूप में भी जनता के सामने अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो बात हुई हमारे मुख्यमंत्री की। अब हम आगे चलते हैं उच्च न्यायालय की तरफ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि भारत के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी के अंतर्गत राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय। आया कि भारत के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की व्यवस्था राज्यों के अंतर्गत की गई है और संपूर्ण रूप से देखा जाए तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। एकीकृत का मतलब हो गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही होगा और उसके अंदर में अन्य न्यायालय होंगे। तो यहाँ पर हम एक पिरामिड के द्वारा इस व्यवस्था को समझ लेते हैं कि एक तो हो गया हमारा सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है। फिर राज्यों के अंतर्गत हो गए उच्च न्यायालय, फिर जिला और के अंतर्गत आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय और फिर आ जाएंगे तहसील स्तर पर अन्य छोटे जो भी न्यायालय स्थापित होते हैं। इस तरह से हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो एकीकृत मानी जाती है। तो राज्यों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। जब हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था तब हमने इसका जो आर्टिकल पढ़ा था वो था 124 और इसका क्या था, ये मैंने बताया था आपको। मैं इनका ऊपर का 2 डिजिट जो है इनको अपोजिट लिख दो, ये आपका आर्टिकल याद करने में आपको सुविधाजनक रहता है। तो उच्च न्यायालय का अनुच्छेद हो गया हमारा 214 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो इसके अंतर्गत हम उच्च न्यायालय का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति आती है कि क्या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान हो सकता है? हाँ, यह हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय का उपयोग किया जा सकता है। तो वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह है 25 और 25वां उच्च न्यायालय जो है यह हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर स्थापित हुआ है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। यह हमारी उच्च न्यायालय की स्थिति है वर्तमान की भारत के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्तियां किस प्रकार की जाती है। तो नियुक्ति के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति अपनी मनमर्जी से तो नहीं कर सकता डेफिनेटली। तो इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, पहले तो चूंकि उच्च न्यायालय की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय के लिए यह सर्वोच्च न्यायालय के जज की सलाह लेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा आ जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल और तीसरी आ जाएगी इसके साथ में कॉलेजियम व्यवस्था के 4 अन्य
व्यक्ति। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक बार फिर से बता देते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे वे और उसके अलावा 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह दी जाती है और ये अपनी सलाह क्या करते हैं, एक सूची बना करके एक गुप्त रूप से राष्ट्रपति को भेज देते हैं और उस सूची में से फिर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यह व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में अपनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती है। योग्यताओं के अंतर्गत जो एक योग्यता कॉमन सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर ठीक है, जब हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायालय में या तो 5 वर्ष तक जज के पद पे रहो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, राज्य स्तर के किसी भी न्यायालय के अंतर्गत 10 वर्ष तक मतलब न्यायिक पद पर रहा हो। या फिर 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वकील रहा हो। तो ये इनकी योग्यताएं हो जाती है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के संदर्भ में। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, सामान्यतया इनका कार्यकाल फिक्स नहीं कह सकते अपन कि इतने वर्ष होगा, क्यों, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह पद जो है ये राजनीतिक पद नहीं है कि सरकार 5 साल के लिए आई और चली गई तो इनके भी 5 साल बाद पर नए नियुक्त करेंगे क्या, नहीं, इस प्रकार से इनके पदों का कार्यकाल नहीं देखा जाता है। इनका पद का कार्यकाल जो होता है यह होता है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। पहला जो इसका कंडीशन होगा वह क्या होगा, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, या फिर अगर ये इससे पूर्व अपना त्यागपत्र देना चाहें तो दे सकते हैं, इनकी इच्छा हो तो ये अपने पद से त्यागपत्र समय से पूर्व भी दे सकते हैं। फिर तीसरा क्या होता है इनको हटाने की प्रक्रिया, यह होती है महाभियोग लगाना। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में आप लोग पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, एक बार हम शॉर्टली वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं कि महाभियोग का मतलब हो गया यदि किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो तो उसके खिलाफ यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन का मामला दायर होता है या कदाचित अनाचार का मामला दायर होता है, फिर उसके बाद में उसके खिलाफ अल्टीमेटम दिया जाता है, 14 दिन पूर्व उसको सूचना दी जाती है, फिर उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उसकी जांच कमेटी गठित होती है। जांच कमेटी गठित होने के बाद लगाए गए आरोपों को यदि सत्य पाती है तब वह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा संसद के पारित कर दिया जाता है और जब वह पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा देता है। ठीक है ना, यह हमारी महाभियोग प्रक्रिया थी जो कि हमने पूर्व की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ ली थी। एक बार फिर से मैंने आपको ओरल बता दी है, आप इनको पिछले वीडियोस को एक बार रिव्यू करके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर देखिए कि ये तो हो गया इनकी पद मुक्ति किस प्रकार से होती है या इनका कार्यकाल कितना होता है ये बात। अब हम देखते हैं कि ये अपनी शपथ कहाँ ग्रहण करते हैं। तो इनकी शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के समक्ष, या फिर मान लो राज्यपाल स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो फिर इसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधि के आगे होती है ना, जिसको भी राज्यपाल अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है उसके समक्ष ये अपनी शपथ जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात। अब हम देखते हैं कि इनका स्थानांतरण। तो देखिए इनके स्थानांतरण के बारे में एक छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ। स्थानांतरण, इनके स्थानांतरण का जो आर्टिकल है वह है 222, है ना। किसी भी अंक को उठाकर आगे से पीछे, पीछे से आगे रख दो, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यही स्थिति इनके स्थानांतरण में होती है। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र किसी भी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर
किया जा सकता है, ठीक है ना। जिस तरह इन अंकों को उठाकर एक दूसरे के स्थान पर रख देने से कोई अंतर नहीं आता है ना, उसी तरह इनका स्थानांतरण भी कहीं भी पूरे भारत में किया जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को समझने में कि इनके स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया है। इनका स्थानांतरण किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के पद पर किया जा सकता है। आगे हम देखें इनके वेतन और भत्तों के बारे में, तो इनके जो वेतन और भत्ते हैं यह राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं, ठीक है ना। और किसके द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं? संसद द्वारा। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि संसद इनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी तो कर सकती है लेकिन कमी नहीं कर सकती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान स्थिति में इनके वेतन और भत्ते कितने हैं। कक्षा की किताबें जो छपी हैं उनके अंतर्गत इनके पुराने ही वेतन और भत्ते अभी तक शो हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो है 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों का है 2.25 लाख रुपए। तो यह परिवर्तन इनका अभी हाल ही में हुआ है, जिसको हम ध्यान में रखेंगे। यह तो हुई हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता, कार्यकाल आदि के संदर्भ में बात। आगे की कक्षा में हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ इनके क्षेत्राधिकार होते हैं, कुछ इनकी स्वतंत्रताएं होती हैं, उनके बारे में और इनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इतने अध्याय का पुनः अवलोकन करेंगे, एक बार देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे।